दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचाने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छां में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थीं। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ, चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो। उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के हल्के सुनहले बार पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनको सुनहली लहरें समझकर अटकेलियाँ कर रही थीं। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उठकर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पार्टिकों में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है। तो वे जा कहाँ सकते हैं? और सुधा को तो देखिए, क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशियों पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है, तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए न धोए, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, आ रहा है, अब चंदर जी निबंध लेकर आएंगे। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला। आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो, सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं, चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसे लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा, आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम। कल शाम को तुम नहीं आए, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो पगली? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूँ, तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ। इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार है ही नहीं। अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसु का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदर ने समझाकर कहा। और फिर गेसु के यहाँ तो तुम यूं भी अक्सर जाती हो ना? तो
आज तो डांस करने के लिए भी कहा था उसने, फिर बाद में तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते हो, नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसे में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पागली कहें कि इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो, फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है गेसु ने कितना बुरा मानना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। इम्तहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तहान तुम्हारा? चंद्र ने पूछा। चाहे जब हो, मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा देखो आज कहेंगे। कहेंगे 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 नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदन ने छुटकारे का कोई रास्ता न पाकर कहा। आज दोपहर को ज़रूर से। सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। लो पापा आ गए नहाकर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, ज़रा स्थूल काय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंस में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वो बराबर बुलाए जाते थे और इस प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वह चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है? अब तो बहुत बड़ी होगी। अभी शादी नहीं हुई, मैंने सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यहीं है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे तो अकेली रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ रहती है, बर्टी के साथ। अच्छा, तो बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है, ऐसा सुधा बोली। अच्छा बेटी, अच्छा चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से, तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा तो मेरी मेज़ पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज़ पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदन के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदन ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़े अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती हैं, आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई है, खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदन ने कहा। ले आए हम लोग, और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई में निकाल कर मेज पर रख दी। अरे तश्तीर में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई हो, शऊर ज़रा भी नहीं, चंद्र ने बिगड़ कर कहा।
छिपा कर लाए हैं, फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौकी के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम्हें बिगड़ रहे हो। अंधे को नौन दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी, सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हाथ में तो स्याही लगी है, चंद्र बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्टोरों में मुसलमान के हाथ का खाते होंगे, थू थू। चंदर हंस पड़ा कि सुधा की चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर, और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल से हाथ पोंछ दिए। स्याही के और बेतकल्लुफी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया, यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंद्र ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखे तो और बिगड़ेगी, धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोंस लिया। छी, वह घी में तर छोर में कमर में खोंस लिया, गंदी कहीं की। चंद्र ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चढ़ाते हुए सुधा कमरे के बाहर चली गई।